आज हम अज्ञेय की कविता हरी घास पर क्षण भर के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य में अज्ञेय जी का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। ये मूल रूप से कवि हैं और नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि हैं, जिन्होंने 1943 में तार सप्तक का संपादन किया, जिससे प्रयोगवादी काव्य का आरंभ माना जाता है। इन्होंने 3 तार सप्तकों का संपादन किया और इनकी काव्य यात्रा में भग्नदूत, चिंता काव्य संग्रहों की छायावादी कविताएं हैं और साथ ही हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे गए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के द्वार पार, कितनी नावों में कितनी बार प्रमुख काव्य संग्रह रहे हैं। इनके काव्य की विशेषता रही है कि इन्होंने बौद्धिकता जो है, उनकी संवेदना और अनुभूति के अंतरंग भावों से जुड़ी रही हैं और यही कारण है कि इन्होंने दोनों की सहयात्रा अपने काव्य को रूमानी बनाने के और या कहीं नए सौंदर्य बोध से जुड़े रहने के प्रयास में सफलतापूर्वक इसका निर्वाह करते हुए आगे बढ़े हैं। छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य प्रभाव की दृष्टि से विशिष्ट रही हैं और इनकी व्यंग्यता की जो है क्षमता है वो बहुत सूक्ष्म है, या कहें कि नव रहस्यवादी दृष्टि की अभिव्यक्ति हमें उसमें दिखाई देती है। तो हम इनकी कविता शुरू करते हैं। हरी घास पर क्षण भर। आओ बैठें इसी डाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है। हरी न्योती कोई आकार रौंदे, आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारें सभ्य शिष्ट समाज की। तो देखिए इन पंक्तियों में अज्ञेय जी ने किस तरह से मानवीय अनुभूतियों की व्यंजनात्मक, सशक्त व्यंजनात्मक अभिव्यक्ति करते हुए अपनी प्रेयसी को लक्ष्यकार करते हुए ये पंक्तियाँ कही हैं कि आओ कुछ देर तक हरी घास से भरी हुई इस ढलान वाली धरती पर हम बैठें। वो कहते हैं कि ये जो ढलान है, बगीचे की ढलान है, और जो समय है कि यहाँ इस समय यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं है, माली नहीं है, तो हम एकांत से यहाँ बैठ सकते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि यह अवकाश का समय है। आगे वो कहते हैं कि मैदान की घास सदा एक जैसी हरी भरी रहती है, जैसे कि आधुनिक मन के मानव की भावनाएं सदा उसमें व्याप्त रहती है और वह उन भावनाओं के बल पर सपने देखता रहता है, अपना जीवन इस प्रकार अच्छा बनाने का प्रयास करता है। और यही स्थिति इस हरी घास की है कि आधुनिक मन जो है, मानव है, उसके सपने अधूरे ही रहते हैं। उसी प्रकार जो एक घास है, हरी घास को भी लोग बड़े प्यार से अपने पैरों में रौंदते रहते हैं। तो इसे बताया कि किस तरह से आधुनिक जो मानव है वो सपने देखता है, उसके सपने पूरे नहीं होते, और जो ये आधुनिकता के इस उस भागम भाग में उसके सपने रौंदते रहते हैं, उसी तरह से ये हरी घास भी इतनी जो स्वप्निल लग रही है वो पाँव से रौंदी जाती है। आगे वो कहते हैं कि इस हरी घास पर क्षण भर के लिए कुछ सटकर बैठ जाएं, ताकि हमारे बीच किसी भी प्रकार से प्रेम का व्यवधान न रहे।
आगे वो कहते हैं कि वैसे भी सभ्य जीवन में विचारों में भिन्नता होते हुए भी मन में दरारें नहीं होती, यानी मन में प्रेम भाव की न्यूनता नहीं रहती। इसलिए हमें एक ही स्थान पर इस तरह बैठना चाहिए ताकि दूसरों को हमारे आचरण से स्नेह भाव की कमी नहीं दिखाई दे। तो इस पद में नए मानव या आधुनिक मन की जो मात्र भावनाएं हैं, कोरी भावुकता है, उस पर व्यंग्य किया है कि किस तरह दिखावे की प्रवृत्ति अधिक है और स्नेह भाव है उसमें कमी है, वह नहीं रह पाता है। आगे का पंक्ति हम देखें, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतस्थ करो मत कटी छटी उस बाढ़ सरीखी, नमो खुल खिलो सहज खिलो हरी घास सी। तो देखिए इसमें आगे वो कहते हैं कि अपने मित्रों प्रियजनों को लक्ष्यकार करते हुए व्यंग्यात्मक रूप में अभिव्यक्ति करते हुए आगे कहते हैं कि हम सब क्षण भर के लिए ही हरी घास पर एक साथ बैठ जाएं, चाहे हम आपस में बातचीत करें, चाहे तेज स्वर में बोलें या धीरे धीरे बोलें, चाहे अपने आप से बातें करते हुए मंद स्वर में कुछ गुनगुनाएं, चाहे एकदम चुप रह जाए या शांतचित हो जाएं, परंतु हम ऐसी कटी यानी दूसरों की कमियां निकालने वाली, दुराव छुपाव वाली छदम बातें नहीं करें। हम कटी छटी बाढ़ की तरह अनुचित बातों से आपस में नहीं कटें। इसलिए हम एक दूसरे का अभिवादन करते हुए खुलकर सहज भाव से आपस में मिलें, बातें करें और हरी घास की तरह खुलकर अपने हृदयगत भावों को प्रकट करें। यहाँ देखिए किस तरह से जो कवि है वो व्यक्तिवादी अस्तित्व को त्याग कर किस तरह समष्टि का संदेश दे रहे हैं। अनुप्रास या मकलंकारों की, उपमालंकारों की यहाँ अभिव्यक्ति हुई है, उसी के माध्यम से भावाभिव्यक्ति हुई है। आगे का पद देखिए, क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गड्डमड अकुलाहट और न माने उसे पलायन, क्षण भर देख सके आकाश धरा दूरबा मेधाली पौधे लता डोलती फूल हरे पत्ते तितली भुनगे फुनगी पर पूछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। तो देखिए इसमें अज्ञे ने इसमें प्राकृतिक परिवेश के आनंद का एक साथ उपभोग करने और दूसरी ओर समाजवादी भावना रखने का भाव इसमें अभिव्यक्त किया है। वही कहते हैं कि जो ये आधुनिक वातावरण है, आधुनिक नगरीय वातावरण है, वो हम उसकी जो बेचैनी है, आपाधापी है, व्यस्तता है, कुलाहट है, उसको हम इस हरी घास पर बैठकर क्षण भर के लिए भुला दें और कुछ क्षणों के लिए नगर से बाहर भागम भाग की ज़िंदगी से दूर रहने का मतलब है कि हम इस यथार्थ जीवन से पलायन न करें, बल्कि पलायनवादी बन गए ऐसा ना सोचें और हम इस आपाधापी से दूर रह जाएं। आप हमें ऐसा न माने कि हम इन सब से पलायन कर रहे हैं, क्षण भर प्राकृतिक परिवेश को मात्र उसका आस्वादन कर रहे हैं। आकाश, धरती, धूप, बदली, पौधे, झूलती हुई लता, फूल, हरे पत्ते, तितलियों के रंग बिरंगे पंख और छोटी सी पूंछ को उठाकर पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया, इन सब को देखकर जो नगरीय जीवन की आपाधापी है उससे हम मुक्ति पालें, शांति पालें, चाहे कुछ क्षण के लिए ही।
तो इसमें जो कवि है वो प्रकृतिवादी कवियों को एक तरफ मान रहे हैं कि पलायनवादी, प्रकृति पर्यवेक्षण करना भी सहजता से गिरना है, क्योंकि छायावादी चेतना का युग न होकर जनवादी समाजवादी चेतना का युग। तो उनका ये कहना है कि मात्र हम छायावादी कवि जो है वो प्रकृतिस्थ में ही न रहें, बल्कि समाज में जो घट रहा है उसकी तरफ जनवादी समाजवादी चेतना की ओर भी हम उन्मुख रहें। तो इसमें व्यंजनात्मक रूप में इस बात को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि प्रकृति चित्रण की अतिशयता वो सामाजिक चेतना से पलायन होती है। तो प्रतीक योजना है वो सशक्त रूप में यहाँ अभिव्यक्त हुई है। अगला पद हम देखें तो, क्षण भर हम न रहें, रहकर भी सुने गूंजे भीतर के सूने सन्नाटे में, किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी छोटी सिहरन हैं। जैसे सीपी सदा सुना करती है, क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच की हमने अपने से भी बड़ा किसी को अपर को क्यों माना। तो यहाँ देखिए कवि ने प्रकृति से जुड़ते हुए अपनी भावनात्मक संवेदना की अभिव्यक्ति की है कि सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि क्षण भर हमें हरी घास पर एक साथ रहना चाहिए, यानी आधुनिक मन की भावनाओं में समन्वय होना चाहिए। हमें न केवल क्षण भर एक साथ रहना चाहिए, अपितु हमें एक साथ रहकर भी अपने अपने भीतर की मानवीय चेतना को शांत भाव से, एकांत भाव से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे बहुत दूर से समंदर की जो तरंगे हैं उनका उठना गिरना, उनकी ध्वनि को हम सुनते हैं, उसी प्रकार हम अपने हृदय की मानवीय स्वर को भी सुनने की चेष्टा करें, क्योंकि मानव के हृदय में उसकी चेतना की छोटी छोटी लहरें सदा आंदोलित रहती हैं। जैसे सीपी समंदर की गर्जना सुनती रहती है, उसी तरह हमारी चेतना को भी हमें हृदय में महसूस करते रहना चाहिए, जो प्रकंपित होती रहती है। इसलिए हमको आपस में एक दूसरे में अभेद स्थापित करना चाहिए, हमें मिल जाना चाहिए, न कि हम किसी को छोटा समझें न हम किसी को बड़ा। तो इस तरह हम मानवीय संवेदना के स्तर पर एक हो जाएं और अपने व्यक्तिवादी अस्तित्व को मिटाकर समष्टिवादी बन जाएं। तो इस पद में देखिए कवि ने मानवीय चेतना का कितनी सुंदरता के साथ प्रतीकात्मक चित्रण किया है और इसमें किस तरह से व्यष्टि से अधिक समष्टि पर बल देते हुए मानवीय संवेदना का स्वर प्रमुखता से रखा है। उपमा अलंकार और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो इस पद में हम देखें कि कवि कह रहे हैं कि क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भवक, झील में साथ तैरना हंसी कारण खड़े महावर की छाया में, बदन धाम लाल श्वेत से जमी अलग लट, कीड़ों का वन साथ साथ दुल्की, चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की, फूले नथुने भर आई सीटी स्टीमर की, खंडर ग्रथित अंगुलियां बांसे का मधु, डाकियों के पैरों की चाप, अधजानी बबलू की धूल भरी सी गंध। तो इसमें दो प्रियजनों की मधुर स्मरणों का आत्मविव्यंजनात्मक अभिव्यक्ति करते हुए कवि कहता है, अपने प्रियजन को लक्ष्यकार करते हुए कह रहा है कि क्षण भर हम अनायास ही मधुर घटनाओं को याद करें। पिछली घटना यह थी कि हम दोनों नाव में बैठकर नदी में तैरते थे। आषाढ़ की धूल भरी उमस से
हम एक झील में एक साथ तैरते थे। बड़े वृक्ष के नीचे छाया में खड़े होकर अकारण हंसते रहे। तेज धूप की तपन से शरीर लाल पड़ गया और पसीने से बालों की लटें शरीर पर चिपक गई थी। फिर हम दोनों चीड़ों के घने वन में दुल्की चाल से दो घोड़ों पर साथ साथ घूमते रहे। उस समय नदी किनारे से जो शीतल हवा बह रही थी उससे घोड़ों के नथुने फूल रहे थे। उधर नदी में स्टीमर चल रहा था जिसकी सीटी तेज स्वर में बज रही थी। वही वन प्रांत में खंडर ऐसे सिमटे हुए हैं जैसे अंगुलियां आपस में सटी हुई रहती हैं। वहाँ पर बांस की शहद, डाकियों के पैरों की चाप, अध जली बबूल की धूल मिली सी गंध आ रही थी। तो इसमें जो कवि है वो अपने स्मरण को, मधुर स्मरण को याद करते हुए कह रहा है कि उस समय हम दोनों मुक्त प्राकृतिक परिवेश में भ्रमण कर रहे थे और वो आत्मीय क्षण जो हैं वो आज भी मेरे लिए स्मरणीय बने हुए हैं। तो यहाँ पर कवि जो मानवीय संवेदना, भोगवादी भावना की वंचना करते हुए कह रहे हैं कि किस तरह से जो मधुर स्मृतियाँ रही थी पूर्व में वो कितनी प्राकृतिकता से जुड़ी हुई थी। तो आज की व्याख्या में इतनी है। अगले सत्र में हम आगे की व्याख्या पढ़ेंगे।